वेलकम बैक दोस्तों, मैं मयूर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मयूर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर फर्स्ट सेट यानी समुच्चय के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, सेट चैप्टर 11th क्लास का बेसिक से स्टार्ट किस तरह से होगा, किस तरह से सेट की डेफिनेशन होती है, सेट में और क्या क्या चीजें होती है, इस सारी बातों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, सेट चैप्टर को शुरू करो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा हमारे वीडियोस को शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी सेट के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सके। दोस्तों, सेट चैप्टर क्लास 11 का बेसिक चैप्टर है। सेट आपको आगे भी बहुत सारा पढ़ना होगा। सेट चैप्टर आगे जाके आपके लिए बीएससी, एमएससी, पीएचडी तक, नेट जेआरएफ के एग्जाम तक इसके बारे में, इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों, इससे पहले आपको मेरी एक सलाह है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सभी से कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें ताकि हम जो समझाने का प्रयास आपको करते हैं वो आपको समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक सेट। तो देखिए, सेट क्या होता है। सेट को हिंदी में समुच्चय कहा जाता है दोस्तों, समुच्चय। दोस्तों, सबसे पहली चीज सेट होता क्या है। देखिए, सेट की डेफिनेशन क्या है कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अगर मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग बात करूं तो सेट की डेफिनेशन क्या होगी कि समुच्चय सुपरिभाषित आंकड़ों का संग्रह होता है। दोस्तों, सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डाटा ऑब्जेक्ट्स। और हिंदी में अगर मैं बात करूं तो समुच्चय जो है वो सुपरिभाषित आंकड़ों का संग्रह है। अब आप पूछेंगे दोस्तों कि सर सुपरिभाषित जो है वो उसका मतलब या वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। तो देखिए, ये जो वेल डिफाइंड वर्ड है, इस वर्ड के ऊपर हम फोकस करते हैं। देखिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज के बारे में जब हम उसके बारे में बात करेंगे, उसकी परिभाषा देंगे, तो वो परिभाषा सबके लिए इक्वल होनी चाहिए। मतलब उसकी परिभाषा में, उसकी जो परिभाषा हम लेंगे उसमें विविधता नहीं आनी चाहिए, वेरी नहीं होना चाहिए वो। मतलब जो हम कहेंगे वही आप कहेंगे, दूसरा भी कोई कहेगा तो किसी स्पेशल चीज के बारे में वही परिभाषा अगर सब जगह रहेगी तो इसका मतलब वो चीज वेल डिफाइंड हो गई। वेल डिफाइंड को ही हिंदी में सुपरिभाषित कहा जाता है। तो अब आपको ये समझ में आया होगा कि वेल डिफाइंड का क्या मतलब है। किसी भी चीज की, किसी भी आंकड़े की, वस्तु की हम अगर परिभाषा देते हैं तो वो परिभाषा सब जगह सेम होनी चाहिए, सब जगह वो यूनिक सी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू मी उसकी परिभाषा अलग है, आपके अकॉर्डिंग उसकी परिभाषा अलग है, आपके दोस्त के अकॉर्डिंग उसकी परिभाषा अलग है, तो फिर वो चीज वेल डिफाइंड नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने यही सीखा है कि वेल डिफाइंड का मतलब हो गया किसी भी चीज की परिभाषा में विविधता नहीं होनी चाहिए। अगर उस परिभाषा में विविधता आएगी तो वो वेल डिफाइंड चीज नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, देखिए, इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला जो है, इंग्लिश अल्फाबेट, उसमें स्वर मतलब वॉवल्स, जिसको आप वॉवल्स कहते हो। वॉवल्स कौन से होते हैं दोस्तों? अब वॉवल्स होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। अब ये 5 वॉवल्स है, तो मैं क्या कहूंगा कि ये 5 जो वॉवल्स हैं ये अंग्रेजी वर्णमाला के 5 वॉवल्स का सेट है, समुच्चय है। क्यों? अब मैं इस चीज को कैसे कहूं? मैं ये कह रहा हूं कि ये वेल डिफाइंड है, मतलब ये वेल डिफाइंड है। अब ये वेल डिफाइंड क्यों है दोस्तों, वेल डिफाइंड इसलिए है क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग भी अंग्रेजी के जो स्वर होते हैं, वॉवल्स होते हैं, वो 5 ही होते हैं, ए, आई, ओ, यू,
OU, ठीक है। और अगर आपसे पूछेंगे कि अंग्रेजी के स्वर कौन से होते हैं तो आपका भी आंसर यही हो सकता है कि AEIOU यही होगा। अगर आप तीसरे बंदे से पूछेंगे तो वो भी आपको यही कहेगा कि अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर होते हैं, 5 वॉवल्स होते हैं, AEIOU। इसका मतलब इसकी जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वो सब जगह एक जैसी हो गई, इसलिए हम इस चीज को क्या कहेंगे, वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित। तो दोस्तों फिर से बता रहा हूं, सुपरिभाषित होना जरूरी है, कोई भी चीज का वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अगर हम उसे सेट कह रहे हैं तो वो वेल डिफाइंड होना जरूरी है। अब देखिए, जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल एक और ले लिया, मैंने कहा मैथ्स के अक्षरों का सेट। अब मैं मैथ्स के अक्षर, मैथ्स में अक्षर कितने हैं दोस्तों, 5, MATHS। तो अब इसके अक्षरों का सेट क्या होगा, MATH और S। अब दोस्तों ये भी वेल डिफाइंड है, क्यों है, क्योंकि मैथ्स की डेफिनेशन मेरे हिसाब से भी वही होगी जो आपके हिसाब से होगी, और तीसरे बंदे से भी अगर आप मैथ्स की डेफिनेशन लोगे तो वो MATHS ही होगी। इसका मतलब ये जो वर्ड है, ये वर्ड भी क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। और जो भी वर्ड वेल डिफाइंड होते हैं, जो भी वस्तुएं, जो भी आंकड़े वेल डिफाइंड होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, सेट कहलाते हैं। उन वर्ड्स को अगर हम ले लेंगे तो वो एक सेट बनाएगा, ठीक है। अब इस चीज से आगे चलते हैं दोस्तों। सेट आपको इतना समझ में आ गया कि सेट क्या है, कोई भी चीज है उसका वेल डिफाइंड अगर है तो वो क्या है, सेट है। अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे लेता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा। देखिए, जैसे मैंने ले लिया, मैंने कहा आपकी कक्षा के होशियार बच्चे, आपकी कक्षा के होशियार बच्चों का समुच्चय या सेट। अब आपकी कक्षा के होशियार बच्चों का सेट, क्या ये वेल डिफाइंड है, क्या ये सुपरिभाषित है? तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मेरे हिसाब से आपकी क्लास के स्टूडेंट होशियार अलग हो सकते हैं, आपके हिसाब से आपकी क्लास के होशियार स्टूडेंट अलग हो सकते हैं, क्योंकि जो होशियार वर्ड है, होशियार हर चीज में अलग अलग होते हैं। कोई पढ़ाई में होशियार है, कोई संगीत में होशियार है, कोई खेल में होशियार है। तो होशियार जो वर्ड है, इसको हम वेल डिफाइन नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। इसलिए आपके कक्षा के होनहार बच्चों का जो सेट बनेगा, वो एक सेट कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि होशियार जो वर्ड है वो वेल डिफाइंड नहीं है। और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, जैसे मैंने कहा गणित की अच्छी बुक्स, गणित की अच्छी किताबें, गणित की अच्छी किताबों का सेट। अब गणित की अच्छी किताबों का सेट, क्या ये सेट है? अगर हम ध्यान दें तो गणित की अच्छी किताबें, मेरे हिसाब से जो मुझे अच्छी लगती है, मैं कहूंगा साहब ये 5 RD शर्मा है, लुसेंट है, ये अच्छी किताबें हैं साहब। आपके हिसाब से कोई और होगी। आपके मित्र को अगर कोई और गणित की बुक अच्छी लगेगी तो वो कहेगा नहीं ये नहीं अच्छी है, वो अच्छी है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि गणित की जो अच्छी बुक्स हैं उसको वेल डिफाइंड हम नहीं कर सकते, वो सुपरिभाषित नहीं है। उसके बारे में हर अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग राय है, अलग अलग डेफिनेशन है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि गणित की अच्छी किताबों का जो सेट होगा वो वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये भी एक सेट नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको जरूर समझ में आ रहा होगा कि सेट क्या होता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक बहुत आगे जाके काम आने वाला है दोस्तों। सेट क्या है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स यानी डाटा। समुच्चय जो है वो सुपरिभाषित आंकड़ों का संग्रह है। सुपरिभाषित और वेल डिफाइंड का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है कि कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जिसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, वो सारी की सारी, सुपरिभाषित का मतलब आप ये समझ लीजिए कि उसके बारे में सभी की एक राय होनी चाहिए, सभी के हिसाब से वो एक ही होना चाहिए, उसको बोला जाता है वेल डिफाइंड। इसके लिए हमने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। अंग्रेजी में वॉवल्स हैं, आपके हिसाब से भी वही होगा, मेरे हिसाब से भी वही होगा, थर्ड पर्सन के हिसाब से भी वॉवल्स 5 ही होते हैं। तो ये जो है ये एक सेट होगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। उसी तरह से मैथ्स के जो अक्षर है, मैथ्स में 5 ही अक्षर होंगे स्पेलिंग में, तो मेरे हिसाब से भी 5 ही होंगे, आपके हिसाब से भी 5 ही होंगे। तो ये भी मैथ्स के जो वर्ड्स हैं ये सारे वेल डिफाइंड है, इसलिए ये भी एक सेट का एग्जाम्पल होगा। फिर मैंने बताया कि आपके कक्षा के होशियार बच्चे, होशियार कोई भी हो सकता है, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सबकी अपनी अपनी टेक्निक्स होती है कि वो किस तरह से उसको होशियार माने। तो उसमें आप होशियार वर्ड को वेल डिफाइंड नहीं मान सकते, इसलिए ये एक सेट नहीं होगा।
फिर गणित की अच्छी बुक्स, मेरे हिसाब से कोई और है, आपके हिसाब से कोई और अच्छी बुक्स हो सकती हैं। तो ऐसे में गणित की अच्छी बुक्स भी एक वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। तो ये हो गई सेट की डेफिनेशन दोस्तों। अब आगे चलते हैं इसके कुछ और एग्जांपल्स पर। दोस्तों अब आगे देखिए, जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि वर्ष के 12 महीनों का सेट, एक वर्ष के 12 महीनों का सेट यानी समुच्चय। तो अब ये 12 महीनों का जो समुच्चय है ये वाकई में सेट है या नहीं है, इसको देखिए। आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से वर्ष के अंदर कितने महीने होते हैं दोस्तों? 12। तो 12 महीने वही होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब दोस्तों ये वाकई में एक सेट है। क्यों है? क्योंकि आपके हिसाब से भी साल के 12 महीने यही होते हैं, मेरे हिसाब से भी साल के 12 महीने यही होते हैं। और अगर आप अपने थर्ड पर्सन से भी पूछेंगे, किसी दोस्त से भी, तो वो भी आपको यही आंसर देगा कि हाँ 12 महीने यही होते हैं। मतलब जो 12 महीने हैं ये वेल डिफाइंड है, ये सुपरिभाषित है, इसकी परिभाषा में कहीं पे भी वेरिएशन नहीं है, भिन्नता नहीं है, इसलिए हम इसको वेल डिफाइंड कहेंगे। तो ये भी हमारा एक सेट का एग्जाम्पल हो गया। अब दोस्तों मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया जून, सितंबर, दो 2020, सितंबर, अप्रैल ले लो, ठीक है। और अब मैंने इसमें साथ में ये एक आध ये डाल दिए। तो अब मैं ये कहूं कि क्या ये एक सेट है, तो आप कहेंगे कि नहीं सर ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है। हम अगर इसमें ध्यान दें तो शुरू के 3 महीने तो एक वर्ष के महीने हैं, वर्ष के महीनों के नाम है, लेकिन बाद में उन्होंने सब्जियों के नाम भी इसमें डाल दिए। तो अब ये यहाँ पे डेफिनेशंस के हिसाब से देखा जाए तो ये वेल डिफाइंड नहीं हो रहा है। पहले वर्ष थे, अब सब्जियां हो गई, तो दो अलग अलग चीजें हो गई, यानी इनमें भिन्नता हो गई। तो ये सेट का एग्जाम्पल नहीं है। फिर उसके बाद जैसे मैंने ले लिया दोस्तों विषम संख्याएं, विषम संख्याएं 0 से 9 तक। अब मैं कह रहा हूं विषम संख्या 0 से 9 तक, तो 1, 3, 5, 7, तो ये सारी क्या हो गई? ये सारी क्या हो गई? विषम संख्याएं। अब क्या ये विषम संख्याओं का सेट है? बिल्कुल है, क्योंकि अगर आप देखें तो विषम संख्याओं में सब में क्या होता है? 2-2 का अंतर होता है, और 2-2 का अंतर है, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है। अब मेरे हिसाब से भी विषम संख्याओं का यही परिभाषा होगी, आपके हिसाब से भी विषम संख्याओं की परिभाषा यही होगी, इसका मतलब ये एक सेट है। अब इसके बाद लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया सम संख्याओं का। अब मैंने कोई भी सम संख्या ले ली, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, 8, 9, 12, 17, इस तरह से मैंने संख्या ले ली। अब मैंने आपसे पूछा दोस्तों क्या ये एक सेट है, तो आप बोलेंगे नहीं सर ये एक सेट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां देखिए, यहां स्टार्ट से ये गिनती चल रही थी, लेकिन यहां आते ही उन्होंने डिफरेंस जो है वो 5 का कर दिया, फिर उन्होंने डिफरेंस 1 का कर दिया, फिर यहाँ डिफरेंस उन्होंने 3 का कर दिया, फिर 5 का कर दिया। तो इस तरह से क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे जाते जाते इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा शुरुआत में क्या थी कि +1 हो रहा था, लेकिन आगे जाते जाते इनके अंतरों में चेंज हो गया, मतलब इसकी परिभाषा में भिन्नताएं आ गई। और जब भिन्नताएं आ गई तो ये एक वेल डिफाइंड चीज नहीं है दोस्तों, और वेल डिफाइंड नहीं है इसका मतलब ये एक सेट नहीं हो सकता। तो इस तरह से हम सेट की डेफिनेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों। सेट की डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम आगे बात करते हैं सेट का निरूपण, सेट को किस तरह से लिखा जाएगा। तो देखिए आगे किस तरह से होगा।
अब देखिए सेट का निरूपण यानी रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे। सेट का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दोस्तों सेट के जो अवयव होते हैं, सेट के लिए जो हम चीजें लिखेंगे, उस सेट को इस तरह से लिखा जाएगा ब्रैकेट बना के। या तो आप ये ब्रैकेट बना लीजिए या ये ब्रैकेट बना लीजिए। दोनों ब्रैकेट के अंदर जो भी चीजें लिखी जाएगी वो सेट होगा। तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, इस ब्रैकेट से या इस ब्रैकेट से। अब दूसरी चीज दोस्तों, सेट जो होगा उस सेट को आप हमेशा अंग्रेजी एबीसीडी के अल्फाबेट से दर्शाओगे। मतलब कोई भी सेट होगा तो उस सेट को आप अंग्रेजी एबीसीडी का कैपिटल ए मान लेंगे, बी मान लेंगे, सी मान लेंगे, इस तरह से माना जाएगा। और जो सेट के अंदर यहां जो चीजें लिखी जाएगी उसको अवयव कहा जाता है दोस्तों। और अवयव जो होंगे, अवयव को हमेशा छोटी एबीसीडी से आप लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, एक मंझला ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट से। उसके बाद सेट को कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी या जेड तक कोई भी आप नंबर लें, कैपिटल लेटर होना चाहिए, उससे आप सेट को रिप्रेजेंट करेंगे। जो सेट के अंदर चीजें लिखी जाती है उसको तत्व या अवयव कहा जाता है, और अवयव को स्मॉल लेटर एबीसीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप देखें तो मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया है जिसमें मैंने 1 2 3 लिया है। तो अब मैं यहाँ पे ये कैपिटल ए क्या बता रहा है कि ये कैपिटल ए एक सेट है, और ये 1 2 3 जो है, ये 1 2 3 क्या है, अवयव है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, कैपिटल ए तो एक पूरा सेट है, लेकिन ये 1 2 3 जो है वो इस सेट ए के अवयव है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि एक समुच्चय ए का अवयव है। अब इस चीज को ये हिंदी में लिखा है दोस्तों, लेकिन क्योंकि हम गणित पढ़ रहे हैं तो हमें गणित में इसको किस तरह से लिखा जाता है उसको देखिए। हम इसको ऐसे लिखेंगे, एक, फिर इसको बिलोंग्स टू ए। ये जो साइन बना है दोस्तों, ये इस तरह का, इसको इंग्लिश में कहा जाता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब होता है दोस्तों संबंधित। बिलोंग्स टू मतलब संबंधित, यानी ए जो है वो एक जो है वो ए से बिलोंग करता है, यानी ए के अंदर से संबंधित है। इसी तरह से अगर मैं लिखूंगा 4, तो क्या 4 इसका कोई अवयव है, नहीं है। तो इसको हम इस तरह से बिलोंग्स लिखा, उसको काट देंगे और इसको लिखेंगे इस तरह से। तो ये जो साइन है ये है नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों कि 4 जो है वो सेट ए से यानी समुच्चय ए से संबंधित नहीं है, क्योंकि 4 इसमें इस सेट में है ही नहीं। तो जो सेट अवयव जो नहीं होगा सेट ए में, उसको हम नॉट बिलोंग्स टू कहेंगे। तो हमें हिंदी में नहीं लिखना है दोस्तों, हमें गणित में लिखना है। तो आप इसको बिलोंग्स टू करके लिखेंगे। सेट के अंदर हमें इसी तरह के वर्ड्स का, इसी तरह के सिंबल्स का यूज करना है। इस सिंबल्स को फिर से देख लीजिए, बिलोंग्स टू कहते हैं क्योंकि ये बार बार यूज होगा दोस्तों। तो इस तरह से सेट को मंझले ब्रैकेट या छोटे ब्रैकेट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और सेट को कैपिटल लेटर के किसी भी चीज से डिनोट किया जाता है। कैपिटल के लेटर होने चाहिए सारे एबीसीडी के। उसके बाद उसके अंदर जो तत्व या अवयव होते हैं उन्हें स्मॉल एबीसीडी से यूज किया जाता है। उसके बाद हमने आपको बताया कि जो भी अवयव होगा उसको हम ऐसे हिंदी में नहीं लिखेंगे कि एक समुच्चय का अवयव है, उसको हम इस तरह से लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए, यानी 1 ए से संबंधित है, 2 ए से संबंधित है, 3 ए से संबंधित है, 4 अगर इसमें अवयव नहीं है तो हम कहेंगे 4 नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 4 ए से संबंधित नहीं है। तो इस तरह से ये था हमारा समुच्चय यानी सेट का निरूपण। उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों आपको जरूर अच्छा लग रहा होगा और जरूर अच्छे से समझ में भी आपको आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सेट के जो निरूपण के भी प्रकार हैं, वो 2 तरह के होते हैं। तो आगे हम सेट के 2 प्रकार जो निरूपण के हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं।